ऑकवर्ड ट्रेनिंग। अगली सिस्टम विंडो में ऑकवर्ड ट्रेनिंग स्किल की जानकारी दी गई। ये वो ट्रेनिंग है जो लो लेवल रेजिडेंट्स अपने नए अप्रेंटिसेस को देते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशंस थोड़े क्वेश्चनेबल होते हैं क्योंकि नॉलेज अनसर्टेन होता है और कुछ जगहों पर गलत भी हो सकते हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद रेमंड ने अपने स्टूडेंट के कंधों पर हाथ रखा और सोचा कि ये स्किल काफी नहीं है, लेकिन वह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा और अपना सपना पूरा करेगा, सबसे बेहतरीन हीलर बनने का, खासकर जब उसे हैंसन के इलाज से भी पॉइंट्स मिलने लगेंगे। ये सोचते हुए उसने हाथ उठाया और जोश में कहा, हम कर लेंगे। हैंसन ने भी हाथ उठाया और कहा, हाँ। दोनों इस पल से बेहद खुश थे। हैंसन बन गया उस मेडिकल स्कूल ऑफ थॉट का पहला अप्रेंटिस जो भविष्य में पूरे कॉन्टिनेंट को हिला देगा। बे रीजन के लिए रवाना होने का दिन आ गया। हैंसन मीटिंग प्लेस पर आर्मर पहनकर और सोर्ड लेकर पहुंचा। ये देखकर रेमंड ने हाथ उठाकर कंफ्यूजन में पूछा कि क्या वह लड़ाई करने जा रहा है। स्टूडेंट ने जवाब दिया कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि वे एक डेंजरस रीजन में जा रहे हैं। उसने अपने टीचर के पास जाकर नाखुशी से पूछा कि क्या उसके पास चेन मेल भी नहीं है। रेमंड ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा कि ये सब कुछ ज्यादा है और उसे नहीं लगता कि कोई उन्हें छेड़ेगा। ये सुनकर हैंसन ने सरप्राइज में पूछा कि क्या उसे बे रीजन के लोगों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। प्रोटेगनिस्ट ने एक्साइटमेंट में पीछे देखा और मन में कहा कि अब जब वे जा रहे हैं तो उसे थोड़ी नर्वसनेस हो रही है क्योंकि वह रीजन सच में एक लॉलेस एरिया है। हैंसन ने उसकी सोच को इंटरप्ट किया। उसने अपने बैग में हाथ डाला और कहा कि चाहे जो हो जाए, ये ले लो। उसने रेमंड को एक मेटल स्टिक दी और कहा कि उसके पास भी कुछ होना चाहिए जिससे वह खुद को प्रोटेक्ट कर सके। रेमंड ने जैसे ही वो वेपन हाथ में लिया, एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि उसने स्मॉल मेटल स्टिक ले ली है और अब वह सेल्फ डिफेंस स्किल सीख सकता है। ये पढ़कर प्रोटैगनिस्ट चौंक गया। सेल्फ डिफेंस स्किल सिस्टम विंडो में लिखा था कि डॉक्टर्स डेंजरस कंडीशंस में काम करते हैं और कई रिस्क्स का सामना करते हैं। ये स्किल उन्हें और उनके पेशेंट्स को ऐसे सिचुएशंस में प्रोटेक्ट करने की क्षमता देती है। सबसे नीचे लिखा था कि रेमंड की स्टैमिना इतनी लो है कि वह सेल्फ डिफेंस स्किल अभी नहीं सीख सकता। रेमंड ने सब कुछ एंड तक पढ़ा। रेमंड ने खुद से पूछा, पहले मैजिक अब सेल्फ डिफेंस, कहीं वह फ्यूचर में कोई लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन मेज तो नहीं बनने वाला। उसने उस मेटल स्टिक को देखा और खुद को एक लंबी जलती हुई तलवार के साथ इमेजिन किया। ये देखकर हैंसन ने पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है। रेमंड ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, और जोड़ा कि अब बे रीजन चलने का समय आ गया है। कुछ देर बाद उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। वे बे रीजन पहुंच चुके थे। बहुत सारे लोग उन्हें घूर रहे थे। हैंसन ने डरते हुए अपने टीचर की तरफ देखा और पूछा, क्या सच में सब ठीक रहेगा। रेमंड ने कांपती आवाज में जवाब दिया कि उसके स्टूडेंट को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद उसने उस विंडो की तरफ देखा जिससे वे बाहर झांक रहे थे और कहा कि वह पहले ऐसे लोगों के बीच रह चुका है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, उसने उस महिला और उसकी बेटी की आंखों में उनके लिए घृणा देखी जिसने दोनों को और भी ज्यादा शॉक और हॉरर में डाल दिया। आगे देखते हुए उन्हें एक डार्क और खाली एली दिखाई दी। डर के मारे वहां जाने से बचते हुए रेमंड ने क्लिनिक चलने का सुझाव दिया क्योंकि वहां सब कुछ पहले से तैयार था। उसका स्टूडेंट चुपचाप मान गया। कुछ देर बाद वे क्लिनिक बिल्डिंग में दाखिल हुए। हंसन ने चिंता से पूछा कि कोई यहाँ क्यों नहीं आया। उसने रेमंड की तरफ देखा और पूछा, क्या ये इसलिए है क्योंकि आज पहला दिन है। रेमंड ने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, शायद, और जोड़ा कि लोग थोड़ा इंतजार करवाते हैं। आधे दिन बाद भी दोनों लड़के टेबल के पास खड़े थे। अगले दिन भी क्लिनिक का असॉर्टमेंट वही था। 2 दिन बाद भी दोनों लड़के क्लिनिक में पड़े हुए थे। मेन कैरेक्टर बोर ने अपना सिर हाथ से टिकाया और फिर दोनों हाथों से सिर ढकते हुए पूछा, ऐसा कैसे, एक भी पेशेंट नहीं। तभी हैंसन ने पूछा, क्या लोग जानते भी हैं कि यहाँ क्लिनिक है। रेमंड ने अलार्म में चिल्लाया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दरवाजे पर एक बड़ा सा साइन लगा हुआ था। उसने हाथ उठाकर जोड़ा कि खबर तो वाइल्ड फायर की तरह फैलती है और अब तक तो कोई डेफ इंसान भी क्लिनिक के बारे में जान चुका होता। तभी क्लिनिक की विंडो टूट गई। दोनों डर गए जब उन्होंने देखा कि किसी ने पत्थर फेंका है। रेमंड तुरंत आगे दौड़ा और पूछा, कौन है। हैंसन ने हॉरर में आगे देखा और जोर से चिल्लाया, रेमंड इधर आओ। रेमंड दौड़कर उसके पास पहुंचा और पूछा, क्या हुआ। हैंसन ने डर से चिल्लाकर कहा, देखो। प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत उस तरफ देखा। जब वे बाहर गए तो देखा कि क्लिनिक की बिल्डिंग पर लिखा था, ये प्लेग्राउंड नहीं है, और नीचे लिखा था, अगर अपनी जान की कीमत समझते हो तो यहां से चले जाओ। क्लिनिक बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी। हांसन ने जोर से चिल्लाया कि उन्हें तुरंत यहां से चले जाना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत डेंजरस है। रेमंड ने पीछे देखा और सोचा कि यहाँ के लोग जितना हॉस्टाइल होंगे उसने सोचा भी नहीं था, और अब सच में उन्हें सीरियस ट्रबल हो सकता है। उसने एंग्शियसली निगलते हुए सोचा कि वह अब यहां से जा नहीं सकता। लड़के ने चिंता से सोचा कि उसने इस जगह को खोलने के लिए बहुत ज्यादा पैसा उधार लिया है। रेमंड को पता था कि इस बिल्डिंग को खरीदने और रेनोवेट करने में बहुत पैसा लगा है और वो सिर्फ मेडिसिनल हर्ब्स बेचकर वापस नहीं आ सकता। उसने मेडिसिन से भरी टेबल की तरफ देखा। प्रोटैगनिस्ट ने डरते हुए सोचा कि इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है जबकि वे बस बात कर रहे हैं। वह फ्लोर पर लेटा हुआ था और सोच रहा था कि लोन शार्क्स कुछ भी कर सकते हैं अपना पैसा वसूलने के लिए, और उसे नहीं पता कि वे किस हद तक जा सकते हैं, लेकिन उसे हर हाल में सक्सेस पानी है ताकि सब चुका सके। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन खुली जिसमें लिखा था कि क्राइसिस की वजह से एक नया क्वेस्ट इश्यू हुआ है। उसे स्लम्स के लोगों की सोच बदलनी होगी।
क्वेस्ट की डिफिकल्टी एवरेज थी, लेकिन रिवॉर्ड में एक बोनस लेवल अप मिलने वाला था। रेमंड ने सोचा, चाहे मिशन न भी होता, वह फिर भी हार नहीं मानता। उसने तुरंत हानसन को आवाज दी और कहा कि वह यहीं रुकेगा, क्योंकि वह सिर्फ एक धमकी के सामने पीछे नहीं हट सकता। लेकिन हैंसन चाहे तो जा सकता है। लड़के ने डर के मारे अपना हाथ सीने पर रखा और अफेक्शनेट अंदाज में सोचा कि रेमंड स्लम ड्वेलर्स के लिए रुकना चाहता है। उसने रेमंड के हाथ पकड़ लिए और कहा कि वह भी उसके साथ रुकेगा। रेमंड ने थॉटफुल अंदाज में पूछा, क्यों? लड़के ने कहा कि वह नोबिलिटी की डीटी के सामने खुद को डिस्ग्रेस नहीं कर सकता। रेमंड ने तुरंत जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, वह बस इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसके पास एक वजह है। हंसन ने आंसू भरी आंखों से चिल्लाकर कहा कि उसे किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है, वह रेमंड के दिल को सबसे बेहतर समझता है। रेमंड ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और सोचा कि लड़के ने उसे गलत समझा है। उसने कहा कि किसी भी हालत में वे चुपचाप नहीं बैठ सकते, उन्हें कुछ करना होगा, इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाएं। हैंसन ने तुरंत पूछा, क्या करें? रेमंड ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है, स्लम्स का मेन स्क्वायर। वहां बहुत सारे लोग थे। रेमंड और उसका अप्रेंटिस भी वहां पहुंचे। हानसन ने अपना एल्बो रब करते हुए पूछा कि क्या इतनी भीड़ की वजह से स्क्वायर डेंजरस होगा? रेमंड ने जवाब दिया कि भीड़ भले ज्यादा हो, लेकिन एली से बेहतर है जहां कुछ ही लोग होते हैं। ये कहते ही उसने दो आदमियों को देखा और तुरंत उनके पास जाकर उन्हें ग्रीट किया, फिर कहा, मैं रेमंड हूं। उनमें से एक ने अपने दोस्त की तरफ देखा और पूछा, क्या ये वही है जो इंपीरियल पैलेस गया था? ये सुनकर रेमंड बहुत खुश हुआ। उन्हें उसकी याद थी। उसने मन ही मन कहा कि अब मेमोरी पाथ स्ट्रेटेजी शुरू करने का समय है। उसने हाथ फैलाकर कहा कि वह वहां बहुत समय से था। सब कुछ उसे इतना पसंद आया कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके अपने फैमिली और फ्रेंड्स ने उसे आधा मार डाला हो। दोनों आदमी उसकी बातों को नाखुशी से सुन रहे थे। ये रिएक्शन देखकर रेमंड ने कंफ्यूजन में हंसते हुए सोचा कि शायद ये काम नहीं किया। तभी उनमें से एक ने हाथ फैलाकर पूछा, तू वापस यहां क्यों आया है? उसका चेहरा बदल गया और उसने नाखुशी से कहा कि रेमंड अब इंपीरियल फैमिली का नोबल है, जिसे हाल ही में टाइटल मिला है। उसका साथी गुस्से में बोला कि उसे यहां वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने रेमंड को घूरते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता वह यहां क्यों आया है, लेकिन उसे यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह नोबल्स के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। ये सब सुनकर रेमंड ने अपना सिर नीचे कर लिया और दुखी आवाज में मन ही मन कहा कि स्लम्स के लोग अब उसे उस छोटे लड़के की तरह नहीं देखते जो उनके बीच बड़ा हुआ था। अब उनके लिए वह एम्परर का बच्चा है, क्योंकि 15 साल बीत चुके हैं। तभी उसे एक रियलाइजेशन हुआ। उसने सिर उठाया और सोचा कि जब मेमोरी पाथ स्ट्रेटेजी काम नहीं आई, तो अब सिर्फ स्टैंडर्ड टैक्टिक ही बची है। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया, यू आर नाउ वर्किंग ऑन गिविंग ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स ऑफ द स्लम्स। स्टील हार्ट स्किल एक्टिवेट हो गई। रेमंड ने अचानक दृढ़ता से कहा, मैं इस जगह को प्लेग्राउंड नहीं मानता। यह सुनकर दोनों आदमी चौंक गए और उसकी तरफ देखने लगे। एक ने पूछा, तू ऐसा क्यों सोचता है? रेमंड ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, मैं यहां पेशेंट्स का इलाज करने आया हूं। उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आया। रेमंड के सामने एक नया नोटिफिकेशन स्क्रीन खुला। फॉर द वेल बीइंग ऑफ द एम्बुलेंस स्टेशन कॉल टू ट्रीट पेशेंट्स, एलोक्वेंस स्किल एक्टिवेटेड। ये स्किल उसकी मदद करती है अपनी हीलिंग इंटेंशन को कन्वे करने में, और स्टील हार्ट स्किल के साथ इसका सिनर्जी इफेक्ट भी ट्रिगर हो गया। रेमंड ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, जैसा कि सब कहते हैं, मैं इंपीरियल फैमिली और नोबल्स का हिस्सा हूं, और अगर चाहता तो किसी बेहतर जगह को चुन सकता था। दो आदमी अब उसे सरप्राइज में देख रहे थे। रेमंड ने महसूस किया कि एटमॉस्फेयर बदल चुका है। उनकी बात सुनने के बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पूछा, तो फिर तू यहां क्यों आया है? क्योंकि इससे पहले कोई हीलर यहां आना ही नहीं चाहता था। रेमंड ने हाथ उठाया और कहा, मैं तुम्हें वजह बताता हूं। दोनों आदमी ने सरप्राइज में पूछा, क्या वजह? हैंसन टीचर के पीछे खड़ा था और ध्यान से सुन रहा था। रेमंड ने कहा, गरीब लोग भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन कोई हीलर यहां नहीं आता। इसी वजह से मेरी मां का इलाज नहीं हो पाया और वह चल बसी। यह सुनकर हैंसन चौंक गया। उसने सिर झुका लिया और धीरे से खुद से कहा, तो उसकी मां ऐसे मरी थी? लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे। रेमंड ने बिना किसी डाउट की आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि ऐसा फिर कभी किसी के साथ ना हो। हैंसन ने देखा कि लोग धीरे धीरे पास आ रहे हैं। रेमंड ने हाथ फैलाते हुए कहा, लोगों का मानना है कि गरीबी या लो स्टेटस की वजह से कोई मदद नहीं पा सकता। इसी वजह से मैं यहां क्लिनिक खोलना चाहता हूं। यह सुनकर दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और अनश्योर थे कि क्या कहें। रेमंड ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते तो मैं एक और ऑप्शन देना चाहता हूं। उसने मुस्कुराते हुए दृढ़ता से कहा, मैं हाफ मून स्ट्रीट के पेशेंट्स का भी इलाज करूंगा, जो स्लम्स के सबसे गहरे हिस्से में है। यह सुनकर दोनों आदमी शॉक में थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने कंफ्यूजन में पूछा, क्या तू सच में ऐसा करने वाला है? क्योंकि स्लम्स के लोग भी उस जगह से दूर रहते हैं। रेमंड ने अपनी मुट्ठी सीने पर रखी और अपनी जगह पर डटा रहा। हाफ मून स्ट्रीट एक एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट है और स्लम्स में भी सबसे डार्क एरिया माना जाता है। वहां काम करने वाले लोगों को कर्स कहा जाता है। रेमंड ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मैं उन पेशेंट्स का भी इलाज करूंगा जो डार्क स्ट्रीट्स में छिपे हुए हैं, उस कर्स की वजह से जो गॉड ने वहां छोड़ी है।
हाफ मून स्ट्रीट पर एक साइन था, अंदर न जाए। हैंसन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अगर गॉड का कर्स हमें भी फैल गया तो? उसने हाथ फैलाकर पूछा, क्या वे सबसे रिमोट जगह में इसलिए रह रहे हैं ताकि डिजीज दूसरों तक न फैले? क्या ये सच में डेंजरस है? रेमंड उसकी तरफ मुड़ा और मन ही मन सोचा कि उसे खुद जाकर देखना होगा कि ये डिजीज वही है जो वह सोच रहा है। उसने कहा, अगर तुझे इतनी चिंता है तो तू यहीं रुक सकता है, मैं अकेला चला जाऊंगा। हानसन ने डर से उसकी तरफ देखा और तुरंत चिल्लाया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्योंकि रेमंड अपनी हेल्थ की चिंता किए बिना सब कुछ दे रहा है, तो इस सिचुएशन में वह खुद की चिंता नहीं कर सकता। उसका शरीर फायर से ढका हुआ था और उसने कहा, जब मैंने मेडिकल टेक्नोलॉजी सीखने का फैसला किया है तो मुझे देखना चाहिए कि मास्टर कैसे काम करता है। रेमंड ने उसकी तरफ देखा और शीपिशली कहा, मुझे मास्टर मत कहो, बहुत स्ट्रेस होता है। रेमंड ने पीछे मुड़कर देखा और आगे बढ़ते हुए हैंसन को साथ चलने को कहा। कुछ कदम चलने के बाद हैंसन ने पूछा, क्या हुआ? रेमंड उस बीमार लड़की को देख रहा था। उसने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मैं एक हीलर हूं। लड़की की तरफ देखते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें सबको ठीक करने आया हूं। लड़की जोर से हंसी और पूछा, क्या तू सच में सबको ठीक करना चाहता है? उसने ग्रिन करते हुए कहा, तो फिर कोशिश करके दिखा। लड़कों ने डर से उसकी तरफ देखा। लड़की ने अपना केप हटाया और आधे चेहरे को दिखाते हुए कहा, इसका इलाज करो, इसे कहते हैं गॉड का कर्स। हैंसन ने हॉरर में उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर लाल और काले धब्बे थे। उसने सोचा, क्या ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज है? रेमंड ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मैं पास से देख सकता हूं? वह लड़की के पास गया और ग्लव्स पहनते हुए उसका हाथ एग्जामिन करने लगा। लड़की की आंखें सरप्राइज में खुल गईं। उसने सोचा, ये इतनी फियरलेस होकर मेरे पास कैसे आ गया? ये तो कर्स है। रेमंड ने उसके हाथ का निरीक्षण करते हुए सोचा कि ये अल्सर्स और स्पॉट्स का कॉम्बिनेशन है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वही डिजीज है जिसे वह जानता है। उसके पास मौजूद नॉलेज के आधार पर उसने कंक्लूड किया कि ये कोई कर्स नहीं बल्कि एक कॉमन स्किन डिजीज है। रेमंड ने पास खड़े लोगों की तरफ देखा और पूछा, क्या मैं बाकी लोगों को भी देख सकता हूं? क्योंकि उसे उनके शरीर के सबसे हिडन कॉर्नर्स की हालत जाननी थी। लड़की ने अपना चेहरा हाथ से ढकते हुए कहा, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपना शरीर बेचकर जीते हैं। तभी दूसरी लड़की ने जोड़ा, अगर कर्स तुझ पर फैल गया तो हमें ब्लेम मत करना। रेमंड ने सोचा कि अगर उसकी असम्पशंस सही हैं तो ये डिजीज बॉडी कांटेक्ट से नहीं फैलती, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने उनसे कहा, चिंता मत करो, ये गॉड का कर्स नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी डिजीज है। लड़कियां उसे सरप्राइज में देख रही थीं। रेमंड अब टेबल पर बैठा था, सामने पेशेंट थी। उसने डरते हुए पूछा, क्या हम सच में कर्स्ड नहीं हैं? रेमंड ने इंडेक्स फिंगर उठाते हुए कहा, तुम्हारी बीमारी का नाम है सिफिलिस। पेशेंट्स ने विस्पर करना शुरू किया, क्या ये ठीक हो सकती है? रेमंड ने सोचा कि कुछ समय बाद ये स्पॉट्स गायब हो जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये अर्थली सिफिलिस का एक वेरिएंट है। उसने लड़की के स्पॉट्स को देखा और उन बीमारियों के बारे में सोचा जो कभी ठीक नहीं होती। उसे पता था कि स्लम्स के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं मिलता और उनकी हालत बिगड़ती जाती है, इसलिए वे इसे गॉड का कर्स मानते हैं। रेमंड ने सोचा कि भले ही कुछ डिफरेंसेस हों, लेकिन बैक्टीरिया की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं, इसलिए ट्रीटमेंट भी वही होना चाहिए। हानसन ने सिफिलिस के बारे में पढ़ा था। उसने कहा, यह एंशिएंट नॉलेज तो कमाल का है। उसने पूछा, क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है? रेमंड ने जवाब दिया, है, और बहुत सिंपल है। उसने लड़की की तरफ देखा और पूछा, अगर तुम ये ब्रेड नहीं खाने वाली तो क्या हम इसे ले सकते हैं? लड़की ने चेहरा ढकते हुए पूछा, क्यों? उसने कहा, यह तो मोल्ड से ढका हुआ है, खाने लायक नहीं है। उसने पूछा, तू इसका क्या करेगा? रेमंड ने इंडेक्स फिंगर उठाते हुए कहा, मैं इससे एक मैजिक पिल बनाना चाहता हूं। उसने इसे अपने डायरी में नोट किया। हैंसन ने डायरी ली और कंटेंट्स पढ़े। उसने रेमंड की तरफ देखा और सोचा, ये क्या करने वाला है? मैजिक पिल्स, वो लेजेंडरी मेडिसिन जिसने मेडिकल हिस्ट्री को बदल दिया, पेनिसिलिन। लेकिन सिफिलिस के इलाज के लिए पेनिसिलिन इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेपेंटिन में उगने वाली हर्ब्स से भी इसका इलाज हो सकता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो हर्ब्स बहुत महंगी है। रेमंड ने एक प्लेट धोते हुए मन ही मन कहा कि उसे जल्दी से उठकर पैसे कमाने होंगे, क्योंकि मोल्ड बहुत सस्ता है और उसी से वह पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये सोचते हुए उसने सॉल्यूशन को एक बोल में डाला, फिर उसे स्ट्रेन करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने थिक मैस को स्पून से स्टर किया और उसमें से थोड़ा एम्फसाइज किया। उसने सोचा, अगर मैं पेनिसिलिन सॉल्यूशन को उस कॉलोनी पर ड्रॉप करूं जो पेशेंट के अफेक्टेड एरिया से ली गई है तो क्या होगा? जैसे ही उसने ऐसा सोचा, स्टार लोवाई पूरी तरह गायब हो गया। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया, यू हैव क्रिएटेड द फर्स्ट एंटीबायोटिक इन रपेंटेन। साथ ही उसे एक अचीवमेंट मिला जिसने उसे डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन का टाइटल दिया। उसकी डिस्कवरी फ्यूचर जनरेशंस में फेमस होगी। उसे 100 स्किल पॉइंट्स भी मिले। नोटिफिकेशंस लगातार पॉप हो रहे थे। रेमंड को एक साथ 2 बोनस लेवल अप्स मिले। रेमंड ने मुस्कुराते हुए सब पढ़ा और मन ही मन खुशी से कहा, मैं 2 बार लेवल अप हो गया और स्किल पॉइंट्स भी मिल गए। फिर एक और नोटिफिकेशन आया, यू हैव सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड अ न्यू सब्सटेंस। उसे एडवांटेज मिला क्योंकि उसने एल्केमी स्किल सीख ली थी। एल्केमी?
रेमंड ने सरप्राइज में पूछा। उसने सिस्टम स्क्रीन टैप किया ताकि और जानकारी मिले। सिस्टम पैनल एक्सपैंड हुआ। उसमें लिखा था कि ये वो नॉलेज है जिससे वह एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस से नए सब्सटेंसेस बना सकता है। जैसे जैसे उसकी एल्केमी नॉलेज बढ़ेगी, वह डिजायर्ड इंग्रेडिएंट्स को ज्यादा एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट कर सकेगा। नीचे एक वार्निंग थी, योर स्किल्स आर एक्सट्रीमली लो, यू कैन ओनली एक्सट्रैक्ट सिंपल सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्शन अभी संभव नहीं है। रेमंड ने सब कुछ एंड तक पढ़ा। वह नॉलेज से घिरा हुआ था। उसने कहा, एल्केमी की बेसिक नॉलेज मेरे माइंड में पूरी तरह घुस चुकी है। पीछे देखते हुए रेमंड ने सोचा कि अब वह सिर्फ जरूरी सब्सटेंसेस आइसोलेट कर सकता है और एक्सट्रैक्ट्स बना सकता है। इससे हर्ब्स की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी और कॉस्ट भी बहुत घट जाएगी। ये सोचकर वह बहुत खुश हुआ और मन ही मन कहा, मैं कॉइन्स की आवाज पहले ही सुन सकता हूं। उसने जोड़ा, एल्केमी की वजह से पेनिसिलिन बनाना अब आसान हो गया है। ये सोचते हुए उसने और मेहनत से काम करना शुरू किया। समय के साथ मेडिसिन की क्वांटिटी बढ़ती गई। जब सब तैयार हो गया, उसने एक बीमार महिला के हाथ में इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जल्द ही अच्छा महसूस होगा। रेमंड पेशेंट से बात कर रहा था। तभी हानसन ने बहुत डिजेक्टेड एक्सप्रेशन के साथ मन ही मन कहा, काश मैं एक दिन तो आराम कर पाता। थोड़ी देर बाद एक घर से जोर से आवाज आई, ये कैसे हो सकता है? सभी लड़कियों की बीमारी ठीक हो चुकी थी। रेमंड ने उनकी तरफ देखा और कहा, कर्ज अब गायब हो चुका है। पेशेंट्स ने हीलर को गर्मजोशी से धन्यवाद दिया। वे उसके पास आए और पूछा, हम इसका बदला कैसे चुकाएं? ये इलाज तो बहुत महंगा लगता है। रेमंड ने खुश लड़कियों की तरफ देखा और सोचा, इनके पास शायद ही कोई पैसा हो। ये तो स्लम ड्वेलर्स के बीच भी आइसोलेटेड और अबैंडन्ड है। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका गोल क्लिनिक को प्रमोट करना था। ये सोचते हुए उसने गर्मजोशी से मुस्कुराया और जवाब दिया, तुम्हें इसका पेमेंट नहीं करना है, चिंता मत करो। उसने हाथ उठाकर कहा, मैंने अपनी जिंदगी पेशेंट्स की सेवा को समर्पित कर दी है। मेरा रिवॉर्ड है तुम्हें ठीक होते देखना। रेमंड ने खुद से कहा कि जब उसकी क्लिनिक इन केसेस की वजह से फेमस हो जाएगी तो वह एक इशारा करके बोलेगा कि अब बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। ये सोचते हुए उसने खुशी से चमकती लड़कियों की तरफ देखा और कहा कि अगर ऐसे सिम्टम्स वाले और भी पेशेंट्स हों तो उन्हें क्लिनिक में बुलाया जाए। वह उनका भी उतना ही ध्यान रखेगा जितना इनका रखा है। रेमंड जानता था कि यही उसका मौका है। उसे यह सुनिश्चित करना था कि लोग उसके कामों के बारे में सुने। जब वह दो लड़कियों से बात कर रहा था तो उनकी एक दोस्त पीछे खड़ी थी और खुद से कह रही थी कि ऐसा इंसान कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा यही सोचा था कि सारे हीलर्स अंदर से सड़े हुए होते हैं। क्या सच में दुनिया में ऐसे एंजल्स भी बचे हैं? हानसन गहरी नींद में था। कुछ देर बाद हाफ मून स्ट्रीट के लोगों के ठीक होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और सरप्राइज में कह रहे थे कि उन्होंने सुना है रेमंड ने उनसे एक पैसा भी नहीं लिया। दो आदमी एक तरफ खड़े थे और कह रहे थे कि वह उन सारे रूखे पैलेस वालों से अलग है। फिर उनमें से एक ने पूछा, क्या वह सच में हमारे लिए आया है, स्लम ड्वेलर्स के लिए? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, मैं अपनी मां को क्लिनिक में जवाब दूंगा। रेमंड के सामने एक नोटिफिकेशन आया, चेंज द माइंड्स ऑफ द स्लम पीपल क्वेस्ट कंप्लीटेड। उसे एक नया अचीवमेंट मिला, द वन हु हेल्प्स द स्लम ड्वेलर्स। रेमंड को एक बोनस लेवल अप मिला और 30 स्किल पॉइंट्स भी। फिर एक और नोटिफिकेशन आया, एडवांटेज, नाउ द पीपल ऑफ द स्लम्स आर फेवरेबल टू यू। ये सब पढ़कर रेमंड ने आंसुओं से भरी आंखों में कहा, आखिरकार। उसी समय हानसन जाग गया। कुछ देर बाद क्लिनिक के बाहर एक लंबी लाइन लग गई। हानसन ने यह देखा और खुशी से कहा, अब हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं। रेमंड को अब सक्सेस का एहसास हो चुका था। उसने मन ही मन कहा, अब बस बहुत सारा पैसा कमाना बाकी है। दरवाजे के पास जाकर उसने सबको लाइन में खड़े होने और पास वाले हीलर से सीरियल नंबर लेने को कहा। लोग एक एक करके अंदर आए और रेमंड ने उनसे उनकी शिकायतें पूछीं और उनका इलाज शुरू किया। एक के बाद एक पेशेंट को ट्रीट करते हुए उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने लगे। हानसन भी पीछे नहीं रहा। उसने जितना हो सका उतनी मदद की। उसने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी एक साथ इतने सारे पेशेंट्स का इलाज नहीं किया। उसका टीचर पीछे खड़ा था और खुशी से सोच रहा था कि उसे हैंसन के इलाज से भी एक्सपीरियंस मिल रहा है। अब एक्सपीरियंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक बूढ़ी औरत ने रेमंड को झुककर धन्यवाद दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी इतना दयालु हीलर नहीं देखा। मुझे तो लगता था कि अगर हम बीमार पड़े तो बस मर जाएंगे। उसका बेटा मुस्कुराया और कहा, रेमंड ने मेरी मां की जान बचाई। उसने दिल से धन्यवाद दिया। लड़के को देखकर रेमंड के सीने में एक एहसास हुआ। उसने हाथ सीने पर रखा और सोचा, कितना अच्छा लगता है यह महसूस करना। रेमंड ने बूढ़ी औरत का हाथ थामा और जवाब दिया, मुझे खुशी है कि आप स्वस्थ हैं। वह और उसका बेटा क्लिनिक से निकल गए और खुश लड़के उन्हें जाते हुए देख रहे थे। हैंसन ने अचानक बगल की तरफ देखा और कहा, मेरे मन में एक सवाल आया है। उसने उत्सुकता से पूछा, तू उस मेडिसिन तक कैसे पहुंचा जो सिफिलिस का इलाज करती है? रेमंड अचानक पीछे उछल गया। उसने कंफ्यूजन में जवाब दिया, ये एंशंट नॉलेज है जो मुझे रूइंस में मिला था। फिर उसे याद आया, वो रूइंस तो थे ही नहीं। हानसन ने पूछा, क्या ये वही नॉलेज है जो अचानक रेमंड के दिमाग में आ गई? रेमंड ने मुट्ठियां भींचते हुए माना कि वह ये बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसे एक्सेप्ट करने में दिक्कत है, बल्कि ये सच है।
और उसे खुद नहीं पता कि अचानक उसे ऐसा टैलेंट कैसे मिल गया। हैंसन ने थॉटफुल अंदाज में कहा कि शायद उसे कुछ अंदाजा है। तभी बगल से किसी के कदमों की आवाज आई। एक लड़की आंसुओं से भरी आंखों के साथ रेमंड के पैरों में गिर गई और अपनी मां को ठीक करने की गुहार लगाने लगी। रेमंड ने लड़की की तरफ देखा और पूछा, उसकी मां को क्या हुआ? लड़की ने रोते हुए जवाब दिया कि कल रात से उसके पेट में बहुत तेज दर्द है। हैंसन ने रेमंड की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि उसने कभी ऐसा हीलर नहीं देखा जो इतनी सिंसियरिटी से मरीजों की मदद करना चाहता हो, क्योंकि रेमंड हमेशा पहले मरीजों के बारे में सोचता है और अगर गौर से देखा जाए तो हमेशा ऐसा ही रहा है। उसे याद आया कि उसने रेमंड को ऑब्जर्व करते हुए सोचा था कि उसकी डिस्गस्टिंग हीलिंग एबिलिटी के साथ वह कभी एक असली हीलर नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी रेमंड कभी सीखने में आलसी नहीं रहा। उसने सोचा शायद ये एबिलिटी रेमंड को इसलिए मिली क्योंकि वह सबसे ज्यादा दिल से लोगों की मदद करना चाहता है। रेमंड ने हैंसन की तरफ मुड़कर चिल्लाया कि उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है, इसलिए सब कुछ तैयार करना होगा। कुछ देर बाद बाहर अंधेरा हो चुका था। रेमंड ने जम्हाई लेते हुए कहा कि आज के लिए इतना काफी है। हैंसन ने जोड़ा कि आज बहुत मुश्किल दिन था। रेमंड ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज की कमाई का हिसाब लगाते हैं। उन्होंने सब कुछ कागज पर लिखना शुरू किया। हैंसन ने पूछा कि इतना बड़ा घाटा क्यों है? उसने ऑकवर्ड अंदाज में कहा कि शायद इसलिए क्योंकि रेमंड ने उन लोगों से पैसे नहीं लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और उन्हें प्रमोशन के नाम पर ट्रीट किया। रेमंड ने आंसू भरी आवाज में कहा, हाँ ये सच है। उसने दुख से सोचा कि वह पहले से प्रिपेयर्ड था कि स्लम्स में ज्यादा कमाई नहीं होगी, लेकिन लॉसेस उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। उसने नीचे देखते हुए जोड़ा कि सिर्फ इसलिए किसी को बाहर नहीं निकाला जा सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। हानसन ने उसकी तरफ देखा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा और जल्द ही हालात सुधरेंगे। उसने चिल्लाकर कहा कि जब वह रेमंड से सीख रहा है तो वह उसके लिए फ्री में काम करेगा। रेमंड ने एंग्शियस होकर जवाब दिया कि वह इसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मानेगा। उसने कहा कि धीरे धीरे वह अपनी स्किल्स इंप्रूव करेगा और रेप्यूटेशन बनाएगा ताकि अमीर मरीज क्लिनिक में आने लगें। तभी हानसन ने खुशी से उसका साथ दिया। उसने हवा में मुट्ठी उठाकर चिल्लाया कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। उसने मन ही मन सोचा कि जब समय आएगा तो वह बहुत सारा पैसा कमाएगा। लड़के ने कहा कि फिलहाल उन्हें वेजिटेबल सूप पीकर काम चलाना होगा। तभी क्लिनिक की विंडो पर एक सिलुएट दिखाई दिया जो उनकी बातें सुन रहा था। उस आदमी ने अपनी भौहों के नीचे से आगे देखा और मुट्ठी कसते हुए डरावनी आवाज में कहा कि वे रेमंड को मनमानी करने नहीं दे सकते। उस आदमी ने शिकायत की कि सारे लोग रेमंड की क्लिनिक में जा रहे हैं और उनकी इनकम घट रही है। उसके साथी ने कहा कि इलीगल हीलर्स जैसे वे लोग तो सिर्फ स्लम ड्वेलर्स और गरीबों से ही पैसा कमा सकते हैं। लड़की ने भौहें सिकोड़ते हुए सामने देखा। उस आदमी ने जंगली नजरों से कहा कि उन्हें रेमंड से बात करनी होगी और इलाज के लिए ज्यादा कीमत मांगनी होगी। एक नया दिन शुरू हो चुका था। रेमंड को एक बार फिर उस मरीज के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले जिसे उसने ठीक किया था। लड़की को विदा करते हुए उसने उसे सावधानी बरतने की सलाह दी और जोड़ा कि सिर्फ इसलिए कि अब वह बेहतर महसूस कर रही है उसे खुद को ज्यादा थकाना नहीं चाहिए। जैसे ही मरीज चली गई, रेमंड और हैंसन ने देखा कि कुछ काले साए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। पास आने पर वे रुक गए और उनमें से एक ने पूछा, क्या तू ही रेमंड है, वो हीलर? रेमंड ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, और पूछा, कौन पूछ रहा है? उस आदमी ने जवाब दिया कि वे बे एरिया हीलर एसोसिएशन से हैं और उसने नाखुश चेहरे के साथ बताया कि रेमंड हीलर मार्केट की व्यवस्था बिगाड़ रहा है, इसलिए उसे अपॉइंटमेंट की कीमत कम से कम 100 पेनिस कर देनी चाहिए या फिर बे रीजन छोड़ देना चाहिए। हैंसन आगे आया और शौक में कहा कि ये कीमत तो इलाज की मौजूदा लागत से 10 गुना ज्यादा है। तभी रेमंड ने नफरत से भरी आंखों के साथ कहा कि गरीब लोग ऐसी कीमत कभी नहीं चुका पाएंगे। उस आदमी ने हंसते हुए ताना मारा, तो क्या हुआ अगर उन्हें खुद भगवान ने ताकत दी हो? उसके साथ ही चुपचाप पीछे खड़े थे। उसने आगे कहा कि नोबल इलाज पाने के लिए इतना पैसा देना तो स्वाभाविक है। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो उन्हें चुपचाप मर जाना चाहिए। रेमंड ने उस आदमी को चुपचाप देखा, फिर पीछे खड़े लोगों की तरफ मुड़ा और मन ही मन कहा कि शायद यही वजह है कि बे रीजन में कोई इलाज नहीं पा सकता। उसे अपनी मरी हुई मां याद आई और उसने सोचा कि वह भी इन्हीं लोगों की वजह से इलाज नहीं पा सकी और ये सारे हीलर्स तो इलीगल हैं जिनके पास जरूरी क्वालिफिकेशंस भी नहीं हैं। उसे एहसास हुआ कि इनसे कोई समझौता संभव नहीं है। ये सोचते हुए रेमंड ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा कि वह समझ गया कि वह क्या कहना चाहता है। ये सुनकर वह आदमी हैरान रह गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने ग्राइंड करते हुए कहा, बहुत अच्छा कि तू समझ गया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, रेमंड ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, लेकिन उसने ये समझा कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है दिखाना कि यहाँ कौन मालिक है। अचानक रेमंड ने बहुत गुस्से में पूछा कि उसने इतनी फैमिलियरिटी से बात करने की हिम्मत कैसे की और जोड़ा कि वह एक नोबल मैन है। उसी पल उसने हानसन से गुस्से में चिल्लाकर पूछा, क्या उसने सुना कि उन बैंडिट्स ने नोबलमैन के साथ कैसा व्यवहार किया? और जोड़ा कि उन्होंने सायरन को धमकाने की हिम्मत की है जिसके पीछे काउंट ऑगस्ट का समर्थन है। ये सुनकर हीलर्स डर गए। हानसन ने नाखुशी से जवाब दिया कि उसने सब कुछ साफ सुना है और पूछा, क्या उन्हें गार्ड्स को रिपोर्ट करना चाहिए? मेल हीलर ने ग्राइंड करते हुए कहा, जैसे कि गार्ड्स स्लम्स में आएंगे। और जोड़ा कि यहाँ अथॉरिटीज से भी ज्यादा भयानक चीजें हैं। ये सुनकर रेमंड ने नाखुश चेहरे के साथ कहा, हाँ, वो गार्ड्स जिन्हें ये लोग रिश्वत देते हैं वो तो यहाँ नहीं आएंगे। ये कहते हुए उसने गुस्से में चिल्लाया,
क्या ये सच में सोचते हैं कि अगर उन्होंने बैंडिट्स का इस्तेमाल करके हमें नुकसान पहुंचाया तो काउंट ऑगस्ट के गार्ड्स उन्हें छोड़ देंगे? हीलर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनमें से एक महिला ने कहा कि उसने सुना है काउंट ऑगस्ट रेमंड के पीछे है। उनके लीडर ने यह सुनकर नाखुशी से कहा कि इतने ताकतवर नोबलमैन से निपटना बहुत स्ट्रेसफुल होगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने गुस्से में चिल्लाया कि रेमंड ये ना सोचे कि बात यहीं खत्म हो गई है। यह सुनकर रेमंड हंस पड़ा। हैंसन ने पूछा, क्या सब कुछ ठीक रहेगा? रेमंड ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया कि ये लोग सिर्फ कमजोरों को चोट पहुंचा सकते हैं और कभी भी उनसे ताकतवर लोगों के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये कहकर उसने आंखें बंद की, फिर अचानक मुस्कुराया और पूरे झगड़े के लिए माफी मांगते हुए कहा कि अब इलाज जारी रखना है। उसने ये भी कहा कि वे इसे ऐसे ही अधूरा नहीं छोड़ सकते। समय बीतता गया। रॉज हीलर्स की बिल्डिंग में सब लोग टेबल के चारों तरफ बैठे मीटिंग कर रहे थे। महिला ने हाथ बढ़ाते हुए कहा कि अगर वे उस इंसान के खिलाफ जाएं जिसे काउंट ऑगस्ट देख रहा है तो उन्हें जरूर उसका क्रोध झेलना पड़ेगा। उसके साथी ने कहा कि भले ही रेमंड सिर्फ नाम का नोबल हो, लेकिन टाइटल तो टाइटल होता है, और अगर उन्होंने किसी नोबल पर हमला किया तो वे जेल पहुंच सकते हैं। वही आदमी जिसने रेमंड से बात की थी लड़के की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या कोई रास्ता है कुछ करने का? वह लड़का रेमंड था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि रेमंड बे रीजन में फिर से आ गया है। पिछले इंसिडेंट में जब उसने एक नोबल का अपमान किया था, रेमंड ने हीलर की क्वालिफिकेशन खो दी थी और उसे निर्वासित कर दिया गया था। उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय स्लम्स में छिपने और इलीगल हीलर बनने के। रेमंड ने प्रोटैगनिस्ट को याद करते हुए गुस्से में कहा कि यह सब उस घटिया रेमंड की वजह से हुआ है। ये कहते हुए उसने उंगली उठाई और कहा कि इसका हल आसान है, बस ये अफवाह फैलानी है कि उसका इलाज धोखा है। ये सुनकर एक हीलर ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि ऐसा कैसे करेंगे जब ज्यादातर लोग सुन चुके हैं कि उसका इलाज बहुत असरदार है। रेमंड ने आंखें बंद करते हुए सवाल किया, क्या गरीब लोग बस बेकार का कचरा नहीं है जो 10 पेनिस के लिए भी पागल हो जाए? उन्हें बस उन मरीजों को रिश्वत देनी है जिन्हें रेमंड ने ठीक किया है। उसने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए जोड़ा कि अगर वे अफवाह फैला दें कि उसके इलाज में कुछ गड़बड़ है तो लोग खुद ही उसका विरोध करने लगेंगे और उस अनवांटेड हीलर को बाहर फेंक देंगे। ये कहते हुए उसने हाथ फैलाए और कहा कि ऐसे में काउंट ऑगस्टस को भी उन्हें अपराधी ठहराने का कोई कारण नहीं मिलेगा। ये प्रस्ताव सुनकर महिला हीलर ने हाथ उठाकर कहा कि बात तो सही है, और उसके साथी ने कहा कि ये तो कमाल का आइडिया है। इसके बाद उन्होंने तुरंत इसे लागू करने का सुझाव दिया। रेमंड ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचा कि रैन को उसकी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। चांदनी उनके घर की खिड़की से अंदर आ रही थी। तभी दरवाजा खुला और एक लाल बालों वाली लड़की अंदर भागती हुई आई और चिल्लाई कि उन्हें बड़ी परेशानी हो गई है। रेमंड ने बगल की तरफ मुड़कर पूछा, उसके चेहरे को क्या हुआ? लड़की ने कहा कि जब उसने रेमंड के खिलाफ उस योजना को लागू करना शुरू किया तो गरीब लोग गुस्से में आ गए और उस पर हमला कर दिया। उसने अपना कंधा पकड़ते हुए जोड़ा कि लोगों ने कहा कि अब उन्हें उन लोगों से निपटने का मौका मिल गया है जो इतने समय से उनसे मुनाफा कमा रहे थे। रेमंड उसके पास आया और नाराजगी से चिल्लाया। लड़की ने कहा कि उनके घटिया व्यवहार के बावजूद लोग उन्हें इसलिए बर्दाश्त करते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इलाज ही ना बंद हो जाए, लेकिन अब उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। उसने डरते हुए कहा कि जल्द ही सब लोग यहां इकट्ठा होकर उन्हें पीटने वाले हैं। वह रेमंड के पास आई और पूछा कि अब क्या करें, क्योंकि अगर वे यहीं रहे तो खुद को खतरे में डाल देंगे। रेमंड के चेहरे पर पसीने की एक बूंद उभरी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने कहा कि जब बात यहां तक पहुंच चुकी है तो अब सब कुछ दांव पर लगाना होगा। रेमंड ने कहा कि उन्हें ब्लू मून गिल्ड को ढूंढना होगा। उसके साथ ही कंफ्यूजन में उसकी तरफ मुड़े। उस आदमी ने सोचा कि ब्लू मून गिल्ड उन खलनायक समूहों से अलग है जो गरीबों का खून चूसते हैं, बल्कि वे विजिलेंटीज की तरह हैं जो उन्हें बुरे लोगों से बचाते हैं। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि गिल्ड पहले से ही उनके बारे में बुरा सोचती है। फिर पूछा, क्या वे उनका क्वेस्ट स्वीकार करेंगे? उसने जोड़ा कि उन्हें इसलिए नहीं छुआ गया क्योंकि उन्हें भी इलाज चाहिए, लेकिन क्या हो अगर वे भी स्लम वालों की तरह उन्हें हटाने में इंटरेस्टेड हों? रेमंड ने विकेड अंदाज में मुस्कुराया, फिर अपना हाथ टेबल पर रखा और कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। ब्लू मून गिल्ड की स्थापना उस बैंडिट संगठन डार्क ब्लेड के खिलाफ की गई थी जो स्लम्स के लोगों को परेशान करता था। रेमंड ने सोचा कि गिल्ड फिलहाल व्यापारियों के डोनेशंस पर चल रही है। उसने सोचा कि गिल्ड का नेता एक ईमानदार इंसान है जिसमें न्याय की भावना है, लेकिन एक कमी भी है। तभी कानर ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, क्या यह सच है? रेमंड ने सोचा कि वह काफी नाइव है जो कई बार स्टूपिडिटी और इग्नोरेंस की हद तक पहुंच जाता है। कानर ने पूछा, क्या रेमंड सच में इतनी बुरी मंशा लेकर बे रीजन आया है? रेमंड ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया कि हाँ, ये सच है। फिर जोड़ा कि वह एक हीलर है जिसने बेल एंड क्लिनिक में लड़के को ट्रेन किया था। लड़के ने दुख से कहा कि प्रोटेगोनिस्ट स्लम के लोगों को नए इलाज के लिए गिनी पिग्स की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। कानर गुस्से में चिल्लाया कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे घटिया लोग भी होते हैं। उसने जोड़ा कि उसने सुना है कि लड़का बहुत सस्ते दामों पर लोगों का इलाज कर रहा है। रेमंड ने आंसू बहाते हुए जवाब दिया कि वह उन्हें सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए ट्रीट कर रहा है ताकि अगर उनकी तबीयत बिगड़े भी तो उसे कोई परेशानी ना हो। कैनर ने लड़के की तरफ देखा और उसने जोड़ा कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा
तो रेमंड के मरीजों में साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे और बे रीजन के लोगों की भलाई के लिए उसे हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि और कोई नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। कनेर ने सोचा, फिर अपना हाथ मुंह पर रखा और पूरी ताकत से टेबल पर हाथ पटका और जोर से चिल्लाया कि वह उस लड़के को मनमानी नहीं करने देगा। रेमंड ने मन ही मन सोचा कि वह न सिर्फ मूर्ख और अज्ञानी है, बल्कि बिना सिचुएशन समझे गुस्से में मुट्ठियां भी चलाने लगता है। इसलिए वह सच में प्रोटेगनिस्ट को अधमरा होते देखने के लिए एक्साइटेड है। उसने गुस्से में सोचा कि इसके बाद वह लड़का जरूर भाग जाएगा। अपनी एड़ी चमकाते हुए कैनर क्लिनिक पहुंचा और लड़कों पर गरज पड़ा। रेमंड ने मैसेज में पढ़ा कि एक डिस्गस्टिंग एटीट्यूड डिटेक्ट हुआ है। आदमी ने धमकी भरे अंदाज में पूछा, क्या रेमंड ही हीलर है? रेमंड ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या वह बता सकता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है? हैंसन डर के मारे रेमंड के पीछे छिप गया। रेमंड ने उस आदमी की तरफ देखा और सोचा कि ऐसा डरावना दिखने वाला इंसान उसकी क्लिनिक में क्यों आया है। कैनर ने भौहें सिकोड़ते हुए रेमंड को आदेश दिया कि वह तुरंत ये जगह छोड़ दे, वरना उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूरी ताकत से रेमंड को मारने की कोशिश की। लड़कों ने डर से मुंह खोल दिए। वो आदमी गुस्से से उन्हें घूर रहा था। उसने अपना मुंह हाथ से ढकते हुए कहा कि वह इस क्लिनिक को चूर चूर कर देगा। लड़कों ने डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लिया और रेमंड ने डर में सोचा